दोस्तों स्वागत है आपका पीवाई क्लासेस में। आज हम क्विक रिवीजन के तहत पढ़ेंगे दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। तो सबसे पहले समझेंगे कि इस एनसीआर की अवधारणा क्यों आई। तो 1951 से लेकर प्रत्येक दशक में दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि दर जो रही वो 50% से अधिक दिखी गई। हम यहाँ पे डाटा भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर 1951 से 1961 में 52.44% की वृद्धि देखी गई दिल्ली की जनसंख्या में। 1961 से 1971 के बीच में 52.91% की वृद्धि देखी गई और 1971 से 1981 तक 51.45% की वृद्धि देखी गई। तो हर दशक में यहाँ पे 50% से ज़्यादा वृद्धि देखी गई। तो क्यों अब इस जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या था, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। तो इस जनसंख्या वृद्धि के कारणों में देखें तो सबसे पहले जो हमको कारण दिखता है वो है दिल्ली में व्यापक पैमाने पर औद्योगिकरण तथा सेवा क्षेत्रों में विकास के कारण आसपास के श्रम प्रधान राज्य यथा बिहार, उत्तर प्रदेश आदि से श्रमिकों का दिल्ली में पलायन हुआ। क्या कि जब दिल्ली को नई नई राजधानी घोषित की गई तो यहाँ पे या स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ पे औद्योगिकरण बहुत अधिक हुआ और इस औद्योगिकरण के कारण यहाँ पे आसपास में जो श्रम प्रधान राज्य जहाँ से भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ से श्रमिकों का बहुत ही अधिक पलायन वो दिल्ली एनसीआर में हुआ या दिल्ली में हुआ। तो इस जनसंख्या वृद्धि जो 10 की वृद्धि इतनी तेज हुई दिल्ली में, उसके ये कारण थे, इसका पहला मुख्य कारण था। अगला कारण देखते हैं तो हमें दिखते हैं कि दिल्ली में हर कोई अपनी अचल संपत्ति रखने की चाहत रखता है। जैसे दिल्ली में हर कोई अपना घर बनाना चाहता है क्योंकि वहाँ संपत्ति की कीमत बहुत अधिक है। दिल्ली में हर कोई अपना एक कोई ना कोई संपत्ति किस जो लंबे समय तक रखी जा सके, इस तरह की कोई संपत्ति जिसकी कीमत बहुत अधिक हो, जैसे घर हो गया, फ्लैट हो गया या कोई भूमि का टुकड़ा है, ये सब रखने का प्रयास वहाँ पे करता है। तो इस वजह से भी लोगों की वहाँ पे जनसंख्या बढ़ी। तीसरा कारण हम देखते हैं तो ज़्यादातर राष्ट्रीय स्तर के विभागों का कार्यालय यहीं पर है। आप कुछ भी देख लेंगे, कोई बोर्ड, कोई राष्ट्रीय बोर्ड है, वो सब चीज़ें, क्या दूतावास यहाँ पे हैं मैक्सिमम, और मंत्रालय लगभग सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सब कुछ यहाँ पे है। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे कर्मचारी बहुत रहते हैं। तो ये भी यहाँ की जनसंख्या बढ़ने का एक प्रमुख कारण रहा दिल्ली एनसीआर में। तो आगे देखते हैं कि इस जनसंख्या बढ़ने के कारण हुआ क्या कि बहुत सी सारी समस्याएं दिल्ली में आ गईं। पहली समस्या आई गैर नियोजित बस्तियां, स्लम। अब लोग जो गरीब लोग गए उनको रहने के लिए जगह नहीं थी तो उन्होंने झुग्गी झोपड़ियां बना ली कहीं भी अनियंत्रित तरीके से, कहीं नाले के किनारे, कहीं किसी छोटे से पुल के किनारे। तो इस तरह की गैर नियोजित बस्तियां बसी जिनको स्लम कहते हैं। तो स्लम का बहुत तेज विकास होने लगा, ये पहली समस्या आई। दूसरी समस्या देखते हैं, परिवहन संबंधी समस्या आई। जब जनसंख्या बढ़ी तब तो जनसंख्या जब बढ़ी तो लोगों में हर जगह एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगे और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होने लगी। तो तीसरी समस्या, ये परिवहन संबंधी समस्या एक बड़ी समस्या रही। तीसरा देखते हैं घर संबंधी समस्याएं। लोग बहुत ज़्यादा घर खरीदने की कोशिश करने लगे तो वहाँ पे घरों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो इस वजह से भी एक ये प्रमुख समस्या आई, घर संबंधी समस्या जो थी। चौथी समस्या देखते हैं तो आधारभूत तत्वों के प्रबंधन की समस्या है। जैसे जल, वहाँ पे जल की समस्या बहुत ही अधिक आई। अभी हाल ही में केजरीवाल सरकार ने वहाँ पे कुछ जल संबंधी समस्याओं को निदान करने के लिए कुछ किया है, पर वहाँ इसको देखने के बाद या इस योजना के बाद आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जल की समस्या होगी, तभी तो सरकार को उसके एक मुख्य मुद्दा बनाना पड़ रहा है। तो जल संबंधी समस्या दिल्ली में आज भी कायम है। चौथी समस्या देखते हैं प्रदूषण। प्रदूषण से तो आप दिल्ली के परिचित होंगे, दिल्ली में बहुत ही अधिक प्रदूषण है। एनजीटी और अन्य कई पर्यावरण के बोर्ड जो है उन्होंने बहुत अच्छा खासा फटकार लगाई है दिल्ली में। पर्यावरण संबंधी सुधार के लिए बहुत कुछ बोला गया है दिल्ली को। तो एक प्रमुख समस्या रही जो जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हुई है। और इसके बाद देखते हैं अनियोजित विकास हुआ। कोई कहीं भी घर बना ले रहा है, कोई कहीं भी रहना शुरू कर दे रहा है। तो इस तरह के कुछ अनियोजित विकास हुए। तो ये ढेर सारी समस्याएं यहाँ पे दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि के कारण हुई। तो सरकार को इसके बाद लगा कि इन समस्याओं से निपटा कैसे जाए।
इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने सबसे पहले जो बात की थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास की परिकल्पना सबसे पहले की गई, क्योंकि सरकार को भी लगने लगा कि दिल्ली में लोग ज़्यादा बसने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इसी तरह से लोग बसना शुरू करेंगे तो एक बहुत ही अनियंत्रित विकास होगा। और राजधानी क्षेत्र में इस तरह का विकास देश की गरिमा और देश की जो आप विश्व पटल पे जो उसकी इज्जत होती है उस पे भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आपकी अगर राजधानी अच्छी नहीं है तो आपका देश कैसे होगा। किसी देश की पहचान उसकी राजधानी से ही होती है। तो इसलिए भी सरकार ने फोकस किया कि हम दिल्ली को अच्छी तरीके से कैसे विकसित करें, कैसे सुनियोजित ढंग से विकसित करें। तो इसके लिए जो सबसे पहली परिकल्पना लाई गई 1956 में लाई गई। और इस संदर्भ में गृह मंत्रालय के तहत 1961 में एक समिति बनी। उस समिति ने 1962 में एक मास्टर प्लान दिल्ली क्षेत्र के विकास के संदर्भ में दिया था, लेकिन सरकार बदली और यह गृह मंत्रालय की समिति भी इसका फिर कोई इसके सुझाव का कोई मतलब नहीं रह गया। 1973 में पुनः सरकार को एक मुख्य मुद्दा लगा दिल्ली विकास को लेकर। तो 1973 में पुनः एक उच्च स्तरीय बोर्ड का गठन किया गया आवासीय तथा शहरी विकास मंत्रालय के तहत 1973 में। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि और इसी की सिफारिश पे 1985 में एक एक्ट आता है इन्हेंसमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यह 1985 में लाया गया। और यहीं से एनसीआर की अवधारणा को हम देखते हैं। इसी मंत्रालय की सिफारिश पर, आवासीय तथा शहरी विकास मंत्रालय की सिफारिश पर एनसीआर बोर्ड का गठन हुआ और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का गठन हुआ। और उसने ही एनसीआर की परिकल्पना दी कि आसपास के कुछ राज्यों के कुछ जिलों में भी लगभग वही व्यवस्था या दिल्ली जैसा दिल्ली के समकक्ष व्यवस्था दी जाए, ताकि जो दिल्ली के ऊपर पॉपुलेशन का बर्डन है वो आसपास के राज्यों के जिलों में डिस्पर्स हो सके उस और दिल्ली के जनसंख्या भार को घटाया जा सके और एक सुनियोजित विकास दिल्ली में किया जा सके। तो हम देखते हैं कि एनसीआर में कौन कौन से राज्य शामिल हैं और कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो एनसीआर में 3 राज्य शामिल हैं। पहला हरियाणा और दूसरा उत्तर प्रदेश। तो दूसरा उत्तर प्रदेश है और तीसरा हम देखते हैं जिसका जो राजस्थान है। राजस्थान की सीमा तो दिल्ली से टच होती नहीं है, लेकिन इसको भी एनसीआर में रखा गया है। इसके 2 जिले जो हैं वो एनसीआर में रखे गए हैं। तो मुख्यतः हम देखें कि 3 जो हैं आपके राज्य एनसीआर में शामिल किए गए। शुरुआत में 16 राज्य जो थे, 16 जिले जो थे वो एकदम शुरुआत में 16 जिले जो थे वो शामिल किए गए थे। बाद में इसमें 6 जिले और सम्मिलित किए गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, एनसीआर में शामिल किए गए हैं। हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल, ये 13 जिले जो हैं हरियाणा के वो एनसीआर में शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश के आपके 7 जिले मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये जो हैं आपके एनसीआर में शामिल हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत ही आवश्यक है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है। तो इसकी ट्रिक होती है m², g², b² और h। तो m² से मेरठ और मुजफ्फरनगर, g² से आपका गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हो गया, b² से आपका हो गया बागपत और बुलंदशहर, h से आपका हापुड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नोट ये है कि राजस्थान की सीमा दिल्ली से तो नहीं लगती, किंतु इसके 2 जिले एनसीआर में शामिल हैं। कौन कौन से जिले इसके 2 शामिल हैं? एक अलवर और एक भरतपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एनसीआर का मानचित्र है, आप इसको एनसीआर के मानचित्र को देख सकते हैं। ये दिल्ली है, ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास ये उत्तर प्रदेश के जिले जो शामिल हैं, ये हरियाणा के जिले और ये 2 राजस्थान के। आगे बढ़ते हैं और कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, उनको हम देख लेते हैं।
तो एनसीआर में कुल कितने जिले जिले शामिल हैं? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे कुल 22 जिले शामिल हैं। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आता है एनसीआर में कुल कितने राज्य सम्मिलित हैं? तो एनसीआर में 3 राज्य सम्मिलित हैं। कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? आप बता दीजिए कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर हरियाणा के कुल कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं? तो हरियाणा के 13 जिले जो हैं एनसीआर में सम्मिलित हैं। और उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं? यह प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि 7 जिले जो हैं एनसीआर में शामिल हैं। एक ट्रिक आप उत्तर प्रदेश के लिए याद किए थे, एम स्क्वायर, बी स्क्वायर, जी स्क्वायर और एच। इस तरीके से आप प्रश्न याद किए थे, आप इसको भी याद कर सकते हैं। साथ ही साथ एक ट्रिक और है जिससे आप याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो हैं वो एनसीआर में शामिल हैं। तो होगा, मेरे बाद मुजफ्फर और गौतम बाग में पेड़ पर चढ़ गए बुलंदी के साथ। आप ऐसे याद रख सकते हैं। याद करने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो मेरे से मेरठ हो जाएगा, बाद से हो जाएगा गाजियाबाद, मुजफ्फर से मुजफ्फरनगर हो जाएगा, और गौतम से गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, बाग से बागपत हो जाएगा, पेड़ से हापुड़ आप याद कर सकते हैं, बुलंदी से बुलंदशहर याद कर सकते हैं। तो एक ट्रिक है, आप इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल हैं एनसीआर में? एनसीआर में आपके 7 जिले शामिल हैं। आगे देखें कि कौन सा राज्य है जिसकी सीमा दिल्ली से नहीं लगती परंतु उसके 2 जिले जो हैं एनसीआर में शामिल हैं? तो यह है राजस्थान। इसका उत्तर होगा राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर जो हैं वो आपके एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन इसका फुल फॉर्म होता है। किस मंत्रालय के तहत सर्वाधिक, किस राज्य के सर्वाधिक जिले जो हैं एनसीआर में शामिल हैं? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो वह हरियाणा के 13 जिले जो हैं शामिल हैं। एनसीआर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो राजस्थान का अलवर जो जिला है वो एनसीआर में शामिल है। तो इस तरह से आज ये जो क्विक रिवीजन के तहत एनसीआर टॉपिक था, हमको लगता है हम लोगों ने बहुत ही व्यापक तरीके से कवर करने का प्रयास किया है हमें। और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह बात समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।